साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 4.6 के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न जो है आपको किताब के पेज संख्या 93 से लगाकर 99 पर मिलेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सामंथा ने एक चाय बागान का भ्रमण किया तथा वहाँ देखे गए कीट पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए। यानी सामंथा नाम का एक व्यक्ति है जो भ्रमण के लिए चाय बागान में जाता है, तो वहाँ पर उसे क्या दिखते हैं? कीट पतंगे दिखते हैं। जैसे गुण है तो गुण उसे 6 दिखाई दिए, झांझा उसे 10 दिखाई दिए, भृंग उसे 5 दिखाई दिए, तितलियां 3 और टिड्डा 2 दिखाई दिए। अब क्या करना है इनका? इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख बनाने में उसकी सहायता कीजिए। यानी इसकी सहायता से हमें दंड आलेख खींचना है। तो देखो, दंड आलेख बनाने के लिए सबसे पहला काम है एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना। यानी यहाँ पर हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ में जो हम सीधी रेखा खींचते हैं, ये आड़ी रेखा खींचते हैं, इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। और जब इनको हम स्केल से ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी एक अक्ष बन जाती है, जिसे हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। इसी प्रकार जब हम खड़ी रेखा खींचेंगे तो ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और इसे हम क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। ये होगा हमारा पहला काम। पहला काम क्या होगा? एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना। अब ये दोनों रेखाएं जहां पर मिलती है, यानी जहां पर ये कटती है, वहां पर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है? सारणी को अच्छे से देखना। तो देखो, सारणी में यहाँ पर जो ये पहला खाना है ना, इसमें हमें क्या दिया है? यहाँ हमें पतंगों के नाम दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पतंगे। इसको हमेशा हमें एक्स अक्ष पर लिखना होता है और जो नीचे हमें संख्याएं दी है, इनको हमें कहाँ लिखना होता है? वाई अक्ष पर लिखना होता है। सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना। फिर उसके बाद में सारणी में जो ऊपर हमें नाम दिए हैं उनको हमेशा एक्स अक्ष पर लिखना और वाई नीचे जो हमें संख्याएं दी है उसको हमें वाई अक्ष पर लिखना। अब एक्स अक्ष में इनके नाम कहाँ लिखना, कैसे लिखना? तो देखो, जब भी हम दंड आलेख बनाते हैं तो पहला खाना जो होता है वो हमेशा हमें खाली छोड़ना पड़ता है। तो पहला खाना हम खाली छोड़ेंगे और जो ये सेकंड वाला खाना है, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे ये नाम लिखेंगे गुण। ये हमारा क्या है? पतंगा है। तो पहला तो खाना हमें खाली छोड़ना है, दूसरे खाने में हमें गुण लिखना है। क्या लिखना है? गुण। गुण हमारा क्या है? पतंगा है। ठीक है। फिर यहाँ फिर से एक खाना खाली छोड़कर अगले खाने पर अगले पतंगे को लिखना है। अगला क्या है? झांझा। तो यहाँ हम लिख देते हैं झांझा। ये हमारे कीट का नाम है ना। इस प्रकार का होता है झांझा। चलो, फिर उसके बाद क्या है? भृंग है। ठीक है। तो फिर एक खाना खाली छोड़ना है और अगले पे क्या आ जाएगा? हमारा भृंग आ जाएगा। ये भृंग क्या है? भृंग हमारा पतंगा है। फिर तितलियाँ, तितलियाँ भी क्या होती है? पतंगा होती है। तो ये एक खाना और छोड़ेंगे और यहाँ हमारी क्या आ जाएगी? तितलियाँ आ जाएगी। तो ये हमारी क्या आ गई? तितलियाँ आ गई। फिर क्या आएगा? टिड्डा। तो हम एक खाना और खाली छोड़ेंगे, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? टिड्डा आ जाएगा। ये आ गया टिड्डा। ठीक है। अब वाई अक्ष पर हमें क्या करना है? ये नंबर लिखने हैं, ये संख्याएं लिखनी है। तो ये संख्याएं लिखने के लिए हमें पैमाना लेना पड़ेगा। तो पैमाना लेने के लिए हम क्या करेंगे? इन संख्याओं को अच्छे से देखेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5, 3, 2, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 10 आ रही है और सबसे छोटी संख्या 2 आ रही है। तो अगर मैं एक खाना अगर 1 अंक का भी लेता हूँ, जैसे एक खाना 1 अंक का, दूसरा खाना 2 अंक का, तीसरा खाना 3 अंक का, तो भी बड़े आराम से मुझे सबसे बड़ा नंबर यहाँ मिल जाएगा, है ना। 10 नंबर यहाँ पर मुझे आराम से मिल जाएंगे। इसलिए पैमाना क्या लेना? तो हम पैमाना क्या लेंगे? देखो, पैमाना कहाँ लेना? पैमाना वाई अक्ष पर। तो पैमाना लेंगे हम वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर एक खाना, यानी कि जो हम यहाँ ये एक खाना ले रहे हैं, ठीक है, एक खाना जो हम ले रहे हैं वो 1 इकाई का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? 1 इकाई का ले रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं 1 पतंगे का ले रहे हैं। ठीक है।
ठीक है, तो अब एक खाना हमारा एक इकाई का, तो दूसरा खाना 2, फिर 3, यहाँ आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया हमारा 10। ठीक है, तो देखो पहला काम हमें क्या करना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना। दूसरा काम हमें क्या करना है, सारणी में जो ऊपर दिए गए नाम हैं उसे हमें एक्स अक्ष पर लिखना है और जो ये नंबर हमें दिए उसे हमें वाई अक्ष पर लिखना है। और जब नंबर लिखेंगे तो उससे पहले हमें क्या लेना है, पैमाना लेना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर देखो गुण हमारे पास कितने हैं, 6। तो यहाँ पर गुण की जगह पर हमें यहाँ दंड खींचना है और कहाँ तक खींचना है, 6 तक खींचना है। ठीक है, तो यहाँ हम एक बिल्डिंग बनाएंगे 6 तक की, क्योंकि गुण हमारे कितने हैं, 6। तो जहाँ गुण लिखा हुआ है वहाँ तक हमें 6 तक क्या खींचने हैं, दंड खींचने हैं। तो चलो स्केल की सहायता से हम यहाँ दंड खींच लेते हैं। ये हमारे क्या हो गए, ये 0 से यहाँ 6 तक मैंने एक पट्टी बनाई, एक दंड बनाया है। तो ये क्या हो गए, हमारे गुण हो गए, यानी गुण की संख्या कितनी आ गई, 6 तक आ गई। फिर झांझा कितने हैं, 10। तो देखो ये हमारा झांझा है और यहाँ पर हमें कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। तो यहाँ तक ये हो गया हमारा 10। तो यहाँ भी इसका हम दंड बना लेंगे। ठीक है, आपको ये काम पेंसिल से करना है, आप स्केच पेन से मत करना है ये काम। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा झांझा। अब है भृंग। भृंग कितने हैं, 5। तो हम 5 की बिल्डिंग बनाएंगे। ये रहा हमारा 5। चलो अब तितलियां कितनी हैं, तितलियां है 3। तो यहाँ देखो तितलियां से हमें 3 खानों पर जाना है। ये रहा 3। चलो अब क्या है, टिड्डा। टिड्डे कितने हैं, 2। तो 2 की बिल्डिंग बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा दंड आलेख। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। क्या किया, सबसे पहले हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचे, फिर उसके बाद में हमने सारणी को देखा। सारणी में जो एक्स अक्ष में हमें क्या लिखने हैं, यहाँ पर जितने भी नाम आ रहे हैं उन्हें हमें एक्स अक्ष पर लिखना है और यहाँ पर नीचे हमें जितनी भी संख्या दी है उसे हमें कहाँ लिखना है, वाई अक्ष पर लिखना है। ये दूसरा काम। तीसरा काम हमारा है पैमाना लेना, यानी ये आंकड़े हमें अच्छे से देखने हैं, फिर वाई अक्ष पर हमें एक खाना कितने का लेना है वो लिखना है और नंबर लिखने हैं। फिर हमें दंड खींचना। तीसरा काम हमारा क्या, चौथा काम हमारा क्या हो जाएगा, दंड खींचना। इस प्रकार से हम बड़े आराम से दंड आलेख बना लेंगे। प्रश्न 2 है, पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के कुछ भिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्याओं के आंकड़े संग्रहित किए। यानी पूजा 2 घंटे में क्या कर रही है, वह भोपाल रेलवे स्टेशन पर है और मध्य प्रदेश के कुछ अलग अलग शहर है, तो उनमें उसने कितने टिकट बेचे हैं उनकी संख्याओं को वो इकट्ठा कर रही है ना। जैसे यहाँ पर शहर दिया हुआ है, यहाँ पर टिकटों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ विदिशा है, यानी विदिशा हमारा क्या हो गया, एक शहर हो गया और उसने विदिशा के लिए कितने टिकट बेचे, 24 टिकट बेचे। जबलपुर में 20 टिकट, सिवनी में 16 टिकट, इंदौर के लिए 28 टिकट और सागर के लिए 16 टिकट। तो ये हमारा सारणी है और इस सारणी के अनुसार यहाँ पहले से एक दंड आलेख बना हुआ है। प्रश्न आगे कह रहा है, उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों का बोर्ड पर एक दंड आलेख तैयार किया। यहाँ पर दंड आलेख बनाया हुआ है, परंतु इस आलेख का कुछ भाग किसी ने मिटा दिया। तो यहाँ पर जैसे बोर्ड पर दंड आलेख खींचा हुआ था तो किसी ने थोड़ा बहुत क्या कर दिया, इसको मिटा दिया। अब पहला प्रश्न है, दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर देखो विदिशा के लिए कितने टिकट बिके थे, 24। तो ये रहा हमारा विदिशा और यहाँ पर देखो ये सबसे ऊपर कितना है, 24 है। लेकिन ये टिकटों की संख्या 24 आरेख से कैसे आएगी, है ना। ये जब हम दंड आलेख बनाएंगे तो यहाँ पर ये बिल्डिंग पर 24, यहाँ 24 होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमने अभी दंड आलेख खींचा था, हमने ये सीखा था
कि जो नीचे वाली लाइन होती है वो हमारा क्या होती है, एक्स अक्ष होती है। तो ये तो हमारी क्या हो गई, एक्स अक्ष हो गई, है ना। और इस पर हमें क्या लिखने हैं, इस पर ये शहरों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ ये शहरों के नाम लिखे हुए हैं। फिर यहाँ ये खड़ी रेखा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं, है ना। इस वाई अक्ष पर हमें क्या लेना पड़ता है, पैमाना लेना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो कैसे लिया इसने पैमाना, तो यहाँ विदिशा है और यहाँ कितने खाने हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6। छठे खाने पर यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है ना। किस कौन से खाने पर, छठे खाने पर। और कितने टिकट है यहाँ, 24। इसका मतलब है कि अगर मैं 24 में 6 का भाग देता हूँ तो 6 चौक 24 आता है ना। कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ पर 4 बार भाग जाएगा, 6 चौक 24 आता है। इसका मतलब उसने पैमाना कितने का लिया, 4 का लिया। देखो यहाँ सबसे नीचे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर पहला खाना, एक खाना जो है उसने कितने का लिया आपको पता है, एक खाना बराबर 4 इकाई का उसने लिया, ठीक है। तो अब पहला खाना 4 का हो गया, दूसरा 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20 और देखो ऑटोमेटिक लास्ट वाला खाना कितना आ गया, 24 का आ गया, है ना। पैमाना कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ पर विदिशा के लिए 24 टिकट उसने बेचे थे, है ना। तो 24 टिकट बेचे थे और यहाँ पर ये कौन से खाने पर आ रहा है, छठे खाने पर आ रहा है। तो हमने 24 में 6 का भाग दे दिया तो कितना आया, 4। यानी प्रत्येक खाना जो है वो 4 इकाई का है। तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, ठीक है। तो ये हमने ऊपर 24 लिख दिए। इसने पहले प्रश्न में क्या कहा, दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए, तो हमने ऊपर लिख दी, है ना। फिर बी है, दंड के ऊपर जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या को लिखिए। तो जबलपुर में कितने टिकट बिके थे, 20। तो देखो यहाँ जबलपुर लिखा हुआ है और ये 4 8 12 है ना, 16 और यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये हमारी बिल्डिंग हो गई 20 की, ठीक है। फिर देखो सी क्या है, सी है विदिशा का एक का दंड 6 इकाई लंबाइयों तक है, यानी कि 6 खाने इसके अंदर है, 1 2 3 4 5 और 6। तथा जबलपुर का दंड 5 इकाई लंबाइयों तक है और जबलपुर कहाँ आ रहा है, 5वें नंबर पर आ रहा है, 5वें खाने पर आ रहा है, ठीक है। तो इस आलेख के लिए पैमाना क्या है, तो देखो पैमाना मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। पैमाना क्या है, एक खाना बराबर 4 इकाई। और ये हमने कैसे निकाला, तो देखो यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि जबलपुर कौन से खाने पे आ रहा है, 5वें खाने पे आ रहा है ना। और जबलपुर के कितने टिकट बेचे, 20। तो 20 में हम 5 का भाग देंगे तो देखो इसमें भी उत्तर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर पैमाना कितना हो गया हमारा, 4 इकाई का हो गया। फिर डी देखो, सागर के लिए सही दंड खींचिए। अब देखो यहाँ सागर में कितने टिकट बिके थे, 16। सागर के लिए 16 टिकट बिके थे, जबकि यहाँ पर तो दंड है ही नहीं, यानी किसी ने इसको मिटा दिया था। यानी कि हमें अब क्या करना है, हमें 16 तक इसकी बिल्डिंग बनानी है, दंड खींचना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 16 कहाँ है, यहाँ पर है, चौथे खाने पर हमारा 16 आएगा। तो यहाँ पर हम इसकी बिल्डिंग बना लेंगे। ये हो गया हमारा दंड, ठीक है। ये खींचा हुआ नहीं था, हमने खींच लिया इसके अंदर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, स्केल यानी पैमाने को सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए। हमने पहले ही लिख डाली है, 0 4 8 12 16 20 और 24। फिर अगला प्रश्न है, क्या आलेख में सिवनी और इंदौर के लिए खींचे गए दंड सही है, यदि नहीं तो सही दंड खींचिए। तो हमें सिवनी और इंदौर को देखना है। तो देखो सिवनी में कितना है, 16 और सिवनी में यहाँ 16, ये तो सही है। फिर हमें इंदौर को देखना है, इंदौर के लिए 28 है, जबकि यहाँ इंदौर के लिए 28 नहीं आ रहा है, ये 16 और 20 के बीच में आ रहा है, ये 18 ही आ रहा है, जबकि ये कितना होना चाहिए, 28 तक होना चाहिए। तो चलो इसको सही कर देते हैं। तो 24 के बाद यहाँ पर क्या आता है, 28 आता है। तो मुझे इसको 28 तक खींचना है।
ये हो गया हमारा 28 तक पूरा। ठीक है, अब पहले पर यहाँ तो क्या पूछ रहा था, क्या इनके खींचे गए दंड सही हैं, तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। ठीक है, इंदौर का सही नहीं है। ठीक है, और हमने यहाँ पर इसको सही कर दिया। तो ये हो गया आपके प्रश्न 2 का उत्तर। प्रश्न 3 है, चीनू ने प्रातः 9 से 10 तक अपने घर के सामने सड़क पर जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों की सूची बनाई। तो चीनू ने क्या किया, 1 घंटे तक भाई कौन सी बसें कहाँ जा रही है, तो यहाँ पर बस है, कार है, मोटरसाइकिल, कौन सा वाहन जो है वो उसके रास्ते से गुजर रहा था, उसने क्या किया, सूची बना दी और सूची बना के यहाँ लिख दिया। अब पहला प्रश्न क्या है, दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। तो देखो बारंबारता सारणी हमने अच्छे से समझी थी। तो बारंबारता सारणी में हमें क्या करना होता है, पहले हमें वाहन लिखने हैं कि यहाँ पर कौन कौन से वाहन दिए गए हैं, फिर इनका मिलान चिन्ह लिखना है और फिर इनकी टोटल संख्या लिखनी है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मोटरसाइकिल देखते हैं, कितनी मोटरसाइकिल इसके अंदर है। तो देखो ये मोटरसाइकिल आपकी 1 2, फिर यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कितनी बार आ रही है, 13 बार। तो हमें क्या करना, पहले मिलान चिन्ह बनाने हैं 13 तक। तो देखो 1 2 3 4 और 5वां क्या होगा, तिरछा, ऐसे ये हमारा मिलान चिन्ह होता है। तो ये हो गया 5, ऐसे ऐसे 5 और बनाएंगे, 4 और ये 5, तो 5 और 5 10, फिर 3 सीधी लाइनें खींचेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13। तो इसको हम आसानी से गिन सकते हैं, देखो 5 5 10 और 3 13, तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 13 हो गई। तो मोटरसाइकिल कितनी गुजर रही है, 13 गुजर रही है। इसी प्रकार कार, तो कार भी देख लेते हैं, देखो 1 2, फिर यहाँ पर 3 4 5 और 6, कितनी बार आ रही है, 6 बार आ रही है। तो 1 2 3 4, 4 सीधी लाइन और 5वीं तिरछी, ये हो गई 5 और ये 1 6। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, टोटल 6 लिख देंगे। फिर साइकिल हमें देखना है, तो देखते हैं साइकिल का भी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितनी आ गई, 8। तो 8 बनाने हमें पहले मिलान चिन्ह, 1 2 3 4 और 5वीं आधी लाइन, 6 7 और 8। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल 8। फिर ऑटो, तो ऑटो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑटो कितने आए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑटो के लिए भी 8। स्कूटर 1 2 3 4 5 6 7 8, स्कूटर कितने आए, स्कूटर हमारे 8 आए हैं। एक मिनट वापस चेक करते हैं इसको, ये देखो एक यहाँ रह गया, टोटल कितने हो गए, 9। तो स्कूटर 9 है, 1 2 3 4 5वीं तिरछी लाइन, 6 7 8 9, तो स्कूटर कितने हो गए, 9। अब देखो बस, तो बस के लिए 1 2 3 4, बस कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये हो गया 4। बैलगाड़ी देखो, तो बैलगाड़ी यहाँ पर 1 और 2, ठीक है, बैलगाड़ी कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पर ए तो हमने कर लिया, हमें बारंबारता सारणी बनानी थी, बना ली। बी क्या है, बी है परिवहन के कौन से साधन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया।
तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा किसको मिला है, 13, यानी मोटरसाइकिल को मिला है। तो हमारा सबसे ज़्यादा हमने किसका प्रयोग देखा यहाँ पर, मोटरसाइकिल का, मोटरसाइकिल। आपको यहाँ व्यवस्थित उत्तर लिखना है। सी देखो, यदि आप इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए वहाँ होते तो आप यह कार्य किस प्रकार करते, संबंधित चरणों या प्रक्रिया को लिखिए। तो यहाँ पर अगर हम होते, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम भी इसी प्रकार बारंबारता सारणी बनाकर यह कार्य करते। यह हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, एक पासे को 30 बार फेंकिए तथा प्रत्येक बार प्राप्त की गई संख्याओं को अंकित कीजिए। यानी जो पासा होता है उसको फेंकना है 30 बार और जो भी अंक मिलते हैं उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने अपने मन से कुछ 30 आंकड़े लिख दिए हैं, है ना। आपको पासा अगर पास में है तो आप ऐसे खेल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे देख के लिख लो। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए इनके लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। अब वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पहले बारंबारता सारणी बनानी है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पासे की संख्या, यानी पासे में जो नंबर होते हैं वो हमें लिखने हैं। फिर इनके लिए मिलान चिन्ह और कुल कितनी बार आया उसको हमें लिखना है। जैसे अगर मैं 1 की बात करूँ तो देखो इसमें 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। 1 कितनी बार आया, 6 बार। तो 1 2 3 4, 5वीं तिरछी लाइन और 1 6, 1 हमारे पास 6 बार आया। फिर 2 देखो तो 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया, 5 बार। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फिर 3 देखो, 1 2 3 4 5 और 6, 3 भी 6 बार आया। 1 2 3 4 5 और 6। फिर 4 को देखो तो देखो 1 2 3 4 5, 4 कितनी बार आया, 5 बार। 1 2 3 4 5। फिर 5 1 2 3 4, फिर 5, तो 5 भी 5 बार आया। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 6 को देखो, 1 2 3, 6 कितनी बार आया, 3 बार। 1 2 3। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, जो न्यूनतम बार आई है। तो यहाँ पर देखो सबसे कम कौन आया, तो यहाँ पर 3 सबसे कम अंक है। तो 6 जो है केवल 3 बार आया, बाकी सब 3 से ज़्यादा बार आए, है ना। तो कौन सा अंक है जो 3 बार आया, ठीक है, तो वह है 6। तो जो न्यूनतम बार आया वो कौन सा अंक हो गया हमारा, 6 हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 6। जो अधिकतम बार आई, तो अधिकतम बार यहाँ पर हमारे पास 1 भी है और 3 भी है, क्योंकि दोनों यहाँ पर 6 बार आ रहा है। तो 1 व 3 ये दोनों हमारे उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अधिकतम बार आए। जो समान बार आए, तो देखो समान बार में हमारे पास में 2 4 और 5, तो हम लिखेंगे 2, 4, और 5, ये समान बार आए। वैसे 1 और 3 भी समान आया, लेकिन वो अधिकतम बार में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों के आंकड़ों की एक बारंबारता वितरण सारणी फेज ने तैयार की। यानी हम सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह बहुत ही महान बॉलर है हमारे देश के, और उनका जो रिकॉर्ड है, यानी कि टोटल 30 मैचों में उन्होंने कितने विकेट लिए हैं, है ना, कितने कितने विकेट लिए हैं, उनकी एक बारंबारता सारणी नीचे दी हुई है। जैसे यहाँ विकेट, तो देखो 2 मैच ऐसे थे जिसमें एक भी विकेट नहीं लिया, 2 मैच ऐसे थे जिसमें 0 विकेट लिया।
4 मैच ऐसे थे उनमें 1 विकेट लिया उन्होंने। 6 मैच में 2 विकेट लिए। 8 मैच ऐसे थे जिसमें लगातार 3-3 विकेट लिए, है ना। और 3 मैच ऐसे थे जिसमें 4 विकेट लिए। 5 मैचों में 5 विकेट लिए। 1 मैच ऐसा भी था जिसमें 6 विकेट लिए। और 1 मैच ऐसा भी था जिसमें उन्होंने टोटल 7 विकेट लिए। तो ये टोटल उनके 30 मैचों की सारणी बनी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, यह सारणी क्या सूचना प्रदान करती है। तो देखो उत्तर यहीं लिखा हुआ है। तो यह सारणी जो है हमें जसप्रीत बुमराह द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों के आंकड़ों को बताती है। तो उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, यह सारणी जसप्रीत बुमराह के द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों की सूचना प्रदान करती है। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है। वैसे ये सारणी किसके लिए है, जसप्रीत के लिए है ना। तो इसका हम शीर्षक ये दे सकते हैं, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग का प्रदर्शन। तो ये सारणी क्योंकि उसकी बॉलिंग का परफॉर्मेंस बता रही है, उसका प्रदर्शन कर रही है ना। फिर देखो अगला है, इस सारणी में किसने आपका ध्यान आकर्षित किया। तो यहाँ पर देखो, अच्छे से देखो, यहाँ पर 8 मैच उन जसप्रीत बुमराह ने जो खेले, तो इन 8 मैचों में उसने लगातार 3 विकेट लिए। ठीक है, फिर इसकी संख्या लगातार बढ़ती गई। देखो, फिर 4 लिया, किसी में 5 लिया, किसी में 6 लिया, किसी में 7 लिया। तो जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लेता है ना। तो उत्तर हम क्या लिख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह ने ज़्यादातर मैच में 3 से ज़्यादा विकेट लिए। देख लो, यही उत्तर होगा ना भाई, वो ज़्यादा विकेट लेता है। कम विकेट बहुत कम लेता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लेने की कोशिश करता है। तो जसप्रीत बुमराह ने ज़्यादातर मैच में 3 से ज़्यादा विकेट लिए। फिर अगला प्रश्न है, कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए। तो देखो यहाँ विकेट ये रहा 4, तो कितने मैचों में लिए भाई, 3 मैचों में। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 3 मैच में बुमराह ने 4 विकेट लिए। फिर ई क्या है, देखो, मयंक कहता है कि यदि हम उसके द्वारा पिछले 30 मैच में लिए गए कुल विकेट की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें संख्याओं 0, 1, 2, 3 और ऐसे ऐसे 7 तक को जोड़ना पड़ेगा। क्या इस प्रक्रिया में मयंक लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएगा और क्यों। तो यहाँ पर देखो, अगर वो कह रहा है कि हम एक काम करते हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इनको अगर जोड़ दें तो ये जो है उसके द्वारा 30 मैचों में लिए गए विकेट होंगे। नहीं, ऐसे नहीं जोड़ना है, ये गलत कर रहा है। मयंक क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो उसको कैसे जोड़ना चाहिए। तो देखो उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि कुल विकेट इस प्रकार जोड़ेंगे। कुल विकेट कैसे जोड़ेंगे, देखो 2 मैच में उसने एक भी विकेट नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे, 0 गुणा 2 करेंगे। ठीक है, फिर 4 मैच ऐसे थे जिसमें उसने 1 विकेट लिया। 4 मैचों में लगातार 1-1 विकेट उसने लिया, तो 4 गुणा 1 करेंगे। ठीक है, फिर 6 मैच में 2 विकेट लिए, तो 6 गुणा 2 करेंगे। फिर 8 मैच में 3 विकेट लिए, तो हम 8 गुणा 3 करेंगे। 3 में 4 लिए, तो 3 मैचों में उसने 4 विकेट लिए, तो 4 का गुणा करेंगे, है ना। ऐसे हम करते जाएंगे। तो ऐसे करते हम 7 गुणा 1, 6 गुणा 1, 5 गुणा 5, ऐसे सबको जोड़ेंगे। अब पहले गुणा करेंगे, 0 का 2 से गुणा 0, 1 का 4 से गुणा 4, 2 का 6 से गुणा 12, 3 का गुणा 8 से 24, फिर 4 त्रिया 12, 5 25, 6 एकम 6 और 7 एकम 7। अब इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 90 आएगा। यानी जसप्रीत बुमराह ने 30 मैचों में कितने विकेट लिए, 90 विकेट लिए उसने, टोटल 90 विकेट, है ना। तो ऐसे उसको जोड़ना है, ना कि जो मयंक ने बताया है वैसे जोड़ना है। फिर ऐप क्या है, अपने पिछले 30 मैच में जसप्रीत बुमराह ने कुल कितने विकेट लिए, इनकी सही संख्या सारणी से आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ई और एफ दोनों का उत्तर जो है मैंने इसी में डाल दिया है। ठीक है ना, चलो, तो ई में हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। और बाकी जो ये पूरा मैंने उत्तर, ये संख्या जोड़ी है, वो किसका उत्तर हो जाएगा,
F का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित चित्रालेख 5 विभिन्न गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। यानी इस तरफ तो हमें गांव दिए हैं, गांव ए, गांव बी, सी, डी और ई, और इस तरफ यहाँ ट्रैक्टरों की संख्या दी है। जैसे गांव ए में कितने ट्रैक्टर है, 1 2 3 4 5 6, गांव ए में 6 ट्रैक्टर। बी में 1 2 3 4 5, गांव बी में 5 ट्रैक्टर है। सी में 1 2 3 4 5 6 7 8, सी में 8 ट्रैक्टर है। डी में 3 ट्रैक्टर और ई में भी 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर है। ठीक है, अब नीचे प्रश्न दिए हैं, इस चित्रालेख को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए है, किस गांव में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर है, यानी सबसे कम ट्रैक्टर कहाँ है भाई, तो सबसे कम ट्रैक्टर आपके गांव डी में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे गांव डी। फिर किस गांव में अधिकतम संख्या में ट्रैक्टर है, तो सबसे ज्यादा आंकड़ा हमारा क्या है, 8, यानी गांव सी में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर है, तो उत्तर हो जाएगा गांव सी। गांव बी की तुलना में गांव सी में कितने ट्रैक्टर अधिक है, यानी कि बी से हमें सी की तुलना करनी है। तो देखो बी में कितने ट्रैक्टर है, 5, और सी में कितने हैं, 8। तो बताओ कितने ज़्यादा है दोनों से, तो 8 में से 5 को हम घटाएंगे 3, है ना। तो गांव बी में की तुलना में गांव सी में 3 ट्रैक्टर अधिक है। कैसे निकाला, 8 में से हमने 5 को घटाया बराबर 3, तो कितने ट्रैक्टर अधिक है, 3 ट्रैक्टर अधिक है। ठीक है, चलो डी है, कोमल कहती है गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या और गांव ई में ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है, यानी कि जो डी में है वो ई की आधी है। तो देखो डी में कितने हैं भाई, 3, और ई में कितने हैं, 6। तो भाई आधा ही तो है ना, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। तो ये हमारा कथन क्या हो गया, सही हो गया। क्या वह सही है, हाँ वह सही है। तो ये हो गया आपका प्रश्न 6। अब है प्रश्न 7, किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। यहाँ पर हमारा चित्रालेख है, ये हमारी कक्षा हो गई। कक्षा 1 में ये चित्र दिए हुए हैं, कक्षा 2 में ये चित्र दिए हुए हैं। अब यहाँ छात्रों की संख्या है। अब यहाँ पर जो ये एक लड़की का चित्र हो रहा है ना, वो 4 छात्राओं के बराबर है। यानी अगर एक फेस, एक मुंह का चित्र है, वो 4 लड़कियों को बताता है। तो देखो पहले में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। एक का कितना है, 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छन 24। यानी इसमें कुल कितनी लड़कियां हैं, कितनी छात्राएं हैं, 24 छात्राएं। फिर कक्षा 2 में देखो 1 2 3 4, तो 4 चौक 16, तो 16 तो पूरे फेस हो गए, और फिर एक आधा फेस है, आधा मुंह है। इसका मतलब 4 का आधा कितना हो गया, 2, तो 16 और ये आधा मतलब 2 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया, 18। तो कक्षा 2 में 18 छात्राएं हैं। फिर कक्षा 3 में देखो 1 2 3 4 5, 5 मुंह पूरे हैं। एक कितने का है, 4 का, तो 5 कितने होंगे, 5 चौक 20, टोटल कितनी हो गई, 20 छात्राएं हो गई। फिर 1 2 3, तो 4 और 4 8 और 4 12, और ये आधा है ना, तो 2 जोड़ दो, 12 और 2 14। फिर यहाँ देखो 4 और 4 8, और ये आधा है, तो 8 और आधा मतलब 4 का आधा 2, तो 4 4 8 और 2 10, कितने हो गए, 10। फिर 1 2 3 4 4 4 8 4 12 और 4 16, तो छठी में 16 लड़कियां हैं। 7वीं में 4 4 8 और 4 12, 7वीं कक्षा में 12 छात्राएं हैं। फिर यहाँ देखो 4 और ये आधा, यानी 4 और 2 6। 8वीं में कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं, 6 छात्राएं हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न दिए हैं, इस चित्रालेख को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए है, किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है, यानी सबसे कम है। तो सबसे कम कौन सी कक्षा में भाई, 8वीं में, तो हम लिखेंगे कक्षा 8, कक्षा 8 में सबसे कम है। फिर बी, कक्षा 5 और 6 की छात्राओं की संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो देखो 5 में है 10 और 6 में है 16, तो 16 में से 10 घटा दो, तो 16 - 10 बराबर कितना हो जाएगा आपके 6। अंतर बताना है अपने को,
तो कितना आ गया, 6 का अंतर आ गया। फिर अगला प्रश्न है, यदि कक्षा 2 में 2 और छात्राओं को प्रवेश मिला तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। यानी कक्षा 2 की बात कर रहा है, तो कक्षा 2 में ये कह रहा है कि 2 छात्राएं और आ गई। कितनी, 2 छात्राएं और आ गई। तो पहले कितनी थी, 18, अब 2 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन कि भाई देखो लास्ट वाला हमारा आधा चित्र था, तो 2 और आ गई, तो 2 और आ गई, इसका मतलब ये पूरा चित्र बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो हम क्या कहेंगे, कितने चित्र हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 और 5। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या परिवर्तन होगा, 5 पूर्ण चित्र हो जाएंगे। ठीक है। फिर डी देखो, कक्षा 7 में कितनी कक्षाएं हैं, तो कितनी छात्राएं हैं, सॉरी। तो कक्षा 7 में देखो 3 चित्र हैं, यानी कितनी छात्राएं हैं, 12 छात्राएं। ये हमारा उत्तर। प्रश्न 8 है, मुधोल हाउंड ये क्या होता है, भारतीय कुत्तों की नस्ल का एक प्रकार, है ना। यानी भारत में जितने भी कुत्ते हैं उसमें एक का नाम क्या, एक मतलब जो नस्ल है उसका नाम है मुधोल हाउंड। क्या नाम है, मुधोल हाउंड। अब मुधोल हाउंड जो है वो अधिकतर उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुरा जिले में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं भी, कर्नाटक के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए एक पहल की। सरकार, अब देखो इनकी संख्या कम हो रही है, तो सरकार इसके लिए काम कर रही है कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा कुत्ते, इनकी संख्या बढ़े। तो सरकार क्या कर रही है, जिससे उन लोगों की सहायता प्रदान की जा रही है जो इस प्रकार के कुत्तों को पालते हैं। तो सरकार क्या कर रही है, जो इन प्रकार के कुत्तों को पालते हैं उनकी मदद कर रही है। शायद उनको पैसे दे रही होगी या कुछ भी, लेकिन उनकी मदद कर रही है। इसी पहल के कारण ऐसे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है। कर्नाटक के 6 गांवों में मुधोल कुत्तों की संख्या इस प्रकार है, जैसे गांव ए में कितने कुत्ते हैं, 18, गांव बी में 36, गांव सी में 12, गांव डी में 48, गांव ई में 18, गांव एफ में 24। उपरोक्त के लिए एक चित्रालेख तैयार कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर इनको हमें अच्छे से समझना है आंकड़ों को, और फिर हमें एक चित्रालेख क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, तो हम चित्रालेख तैयार कर लेते हैं। चित्रालेख तैयार करने से पहले यहाँ आंकड़ों को अच्छे से देखो। यहाँ पर सबसे पहला आंकड़ा 18 है, फिर 36 है, फिर 12, फिर 48, फिर 18 और फिर 24। बताओ ये संख्याएं किसके पहाड़े में आ सकती है। तो ये सभी संख्याएं जो है आपके देखो 6 के पहाड़े में आती है। 6, क्योंकि 6 के पहाड़े में ये सभी संख्याएं आ जाती है ना। तो चलो अब हम चित्रालेख बनाते हैं। तो चित्रालेख में हम जानते हैं कि हमें जो है एक पैमाना लेना पड़ता है। तो पैमाने के लिए मैं यहाँ पर एक गोला ले लेता हूँ। ठीक है। अब ये जो एक गोला है वो किसके बराबर है, 6 कुत्ते के बराबर है। किसके बराबर है, 6 कुत्ते के बराबर है। ठीक है। तो गांव ए में कितने हैं भाई, 18, टोटल कितने हैं, 18 जो है वो कुत्ते हैं, है ना। तो 18 कब आता है, जब मैं 6 का पहाड़ा 3 बार बोलता हूँ, 6 तिया 18, है ना। तो मुझे कितने गोले बनाने पड़ेंगे, 3 गोले बनाने पड़ेंगे। तो गांव ए में कुल कितने कुत्ते हो गए, 18 कुत्ते हो गए। फिर गांव बी में 36 है, तो 6 का जब मैं गुणा 6 से करता हूँ तब 36 आता है ना। तो कितने गोले बनाएंगे, 6 गोले बनाएंगे। ठीक है। सी, तो सी में है 12, तो कितने गोले बनाएंगे, 2, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। ठीक है। तो कितने गोले बनाएंगे हम, 2 गोले बनाएंगे। फिर डी में 48 है, तो 6 का गुणा जब हम 8 से करते हैं तो 6 × 2 48, है ना। तो कितने गोले बनाने पड़ेंगे, 8 गोले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर ई में भी 18 कुत्ते हैं, तो इसका मतलब 3 गोले बना देंगे। फिर एफ में है 24, और 6 का पहाड़ा जब हम 4 बार बोलते हैं तो 6 चौक 24 होता है ना। तो कितने गोले बनाने हैं, 4। ठीक है। एक गोला किसके बराबर है, 6 कुत्तों के बराबर है। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं इसके। तो पहला प्रश्न है
इस चित्रालेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा। तो हमारा एक गोला जो है वो 6 कुत्ते के बराबर है, ये हमने ये पैमाना लिया है। फिर बी है, गांव बी के कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग करेंगे। तो देखो गांव बी में हमने कितने प्रतीक लिए, 1 2 3 4 5 और 6, तो हमने कुल 6 प्रतीक लिए। ठीक है, चलो। सी है, कामिनी ने कहा कि गांव बी और गांव डी के कुत्तों की कुल संख्या अन्य 4 गांवों की कुल संख्या से अधिक होगी, क्या वह सही है? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो देखो हमारा उत्तर क्या होगा, सी का। हाँ, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ बी और डी की, यहाँ पर इसने क्या कहा, बी और डी इन दोनों को मिला दो, तो बी में कुल कितने की कुल बी गांव में कुत्ते, तो कितने कुत्ते हैं भाई, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 6 36। ठीक है, टोटल 36 कुत्ते हैं। और कुल डी गांव में कुत्ते, तो डी में कितने हैं, 8 छंग 48 कुत्ते हैं। दोनों को जोड़ते हैं, 8 और 6 14, हासिल का 1, 4 और 4 8, कितने हो गए, 84 कुत्ते हो गए। ठीक है, अब अगर मैं तुलना करूं कुल गांव ए सी ई और एफ के कुत्ते, ठीक है, तो सबको जोड़ते हैं। देखो ए में कितने हैं, 18, ठीक है, सी में कितने हैं, 12, इसी प्रकार ई में भी 18 और एफ में 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, सबको जोड़ते हैं तो कितने कुत्ते आएंगे, 72 कुत्ते आएंगे। अब बताओ 84 ज़्यादा है या 72? 84 ज़्यादा है, यानी कि ये जो हमने बोला है कि गांव बी और डी के जो कुल कुत्ते हैं वो अन्य की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः कथन सही है। ये हो गया सी का उत्तर। अब डी क्या है, डी है ही नहीं, चलो हो गया प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सी के उत्तर का। प्रश्न 9 है, 120 विद्यालयी विद्यार्थियों का यह ज्ञात करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया कि अपने खाली समय में वे कौन सा क्रियाकलाप करना पसंद करते हैं। यानी विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि जब आप खाली समय पर बैठे रहते हो तो आप क्या चीज़ करना पसंद करते हो। तो खेलना कितने जने पसंद करते हैं, 45, कहानी और पुस्तक पढ़ना 30, टीवी देखना 20, संगीत सुनना 10 और पेंटिंग करना 15। अब नीचे क्या कह रहा है, एक इकाई लंबाई 5 विद्यार्थियों का स्केल पैमाना लेकर उपरोक्त आंकड़ों से दंड आलेख खींचिए। यानी हमें यहाँ इनका दंड आलेख बनाना है। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया। तो पहले हम दंड आलेख बनाते हैं, फिर इसका उत्तर देते हैं। तो देखो दंड आलेख बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना। यानी कि ये आड़ी रेखा और यहाँ पर सीधी रेखा, ये हमारा पहला काम है खींचना। ये हमारा क्या हो गया, एक्स अक्ष, और ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष। ठीक है, और ये कौन सा बिंदु हो गया, 0, जहाँ पर ये दोनों लाइनें कटेगी वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, पैमाना यहाँ दिया हुआ है ना, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पहला खाना होगा उसको हमें एक्स अक्ष पर लिखना है और दूसरे खाने को वाई अक्ष पर। तो चलो पहले इसको हम लिख देते हैं एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर भी कैसे लिखना कि इसमें हमें ये पहला जो खाना है उसको छोड़ना है, फिर इसके अगले खाने पे हमें लिखना है खेलना। तो यहाँ अपना क्या आ जाएगा, खेलना आ जाएगा, यानी यहाँ खेलने की बिल्डिंग बनानी है। फिर कहानी की पुस्तक पढ़ना, एक खाना और छोड़ेंगे, अगले खाने में पुस्तक पढ़ना, ये हो जाएगा कहानी और पुस्तक पढ़ना। फिर अगले खाने में टीवी देखना, तो ये एक खाना और छोड़ दो, अगले खाने में आ जाएगा टीवी देखना। फिर संगीत सुनना, फिर एक खाना खाली छोड़ दो और यहाँ आ गया संगीत सुनना। ठीक है,
ठीक है, अगला है पेंटिंग करना। तो एक खाना और खाली छोड़ना और यहाँ आ जाएगा पेंटिंग। आप अच्छी राइटिंग में लिखना, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, है ना। और यहाँ हमें वाई अक्ष पर अब क्या लेना है, पैमाना भी लेना है। अच्छा, पैमाना इसने पहले ही बता दिया। पैमाना कितना लेना है भाई हमें एक जो खाना होता है, एक इकाई जो लंबाई होती है, इसको हम एक इकाई लंबाई बोलते हैं या एक खाना बोलते हैं, ठीक है। तो एक खाना हमें कितना लेना है, 5 विद्यार्थियों का लेना है। तो एक खाना अगर 5 विद्यार्थी का, तो 2 कितना हो जाएगा, 10 का, ये 15 का, ये 20 का, ये 25 का, 30, 40, 45 और ये 50, ठीक है। ये लिखते समय हमें यहाँ भी देखना है कि सबसे छोटा क्या आंकड़ा है, 10, और सबसे बड़ा क्या है, 45। तो हमें एक ज़्यादा लेना, हमें 50 तक लेना है। 45 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम दंड खींचेंगे, है ना। तो खेलने के लिए कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं, 45 विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर है खेलना, तो खेलने में हमें 45 की दंड खींचना है, बिल्डिंग बनानी है। तो चलो हम यहाँ पर 45 पर जो है दंड खींच लेते हैं। ये हो गया हमारा पढ़ना, ठीक है। फिर कहानी और पुस्तकें पढ़ना कितने जने पसंद करते हैं, 30। तो एक खाना छोड़कर यहाँ बिल्डिंग बनानी है हमें 30 की। कहाँ है 30, देखो ये रहा 30। तो ये मैंने 2 पॉइंट लगाए और यहाँ पर हम खींचेंगे दंड। ये हमारा हो गया पुस्तक और कहानी पढ़ना। फिर जब टीवी देखने के लिए कितने जने हैं, 20। तो ये हो गया 20 और यहाँ पर एक खाना छोड़कर हमें बिल्डिंग बनानी है। तो ये बिल्डिंग हमारी बन गई, ठीक। फिर संगीत सुनना 10। तो कहाँ है 10, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 10 की बिल्डिंग बना देंगे, ठीक है। फिर पेंटिंग करना 15 जने पसंद करते हैं। तो देखो ये रहा हमारा 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दंड आलेख। अब इसमें एक प्रश्न भी पूछा है। प्रश्न क्या है, खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया। तो देखो सबसे ज्यादा खेलना पसंद किया गया। इसके बाद सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, ये वाली। तो कहानी और पुस्तक पढ़ना, है ना। कहानी और पुस्तक पढ़ना ये सेकंड नंबर पर है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा कहानी और कहानी की पुस्तकें पढ़ना। ये खेलने के बाद ये सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। तो ये हो गया प्रश्न 9 का उत्तर। प्रश्न 10 है, एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण तथा अपने पास के एक गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण नीचे दिए गए दंड आरेख में वर्णित है। यानी कि विद्यार्थी और अध्यापक सबने जो है जुलाई महीने में पौधारोपण किया। तो सोमवार को कितने पौधे लगाए, 50 से थोड़े ज़्यादा, यानी 52। मंगलवार को 40 पौधे लगाए, ठीक है। फिर बुधवार को 30 पौधे, गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को ये 40 पौधे, शुक्रवार को 50 पौधे, शनिवार को 60 पौधे और रविवार को लगाए उन्होंने 40 पौधे, ठीक है। तो अब हमें नीचे प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर देने हैं। ए है, बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या। तो देखो बुधवार को कितने पौधे लगाए, 30, है ना, 30 पौधे। और बृहस्पतिवार को 40 पौधे लगाए। तो 30 और 40 दोनों को मिला के कितने पौधे हो गए, 70 पौधे हो गए। कुल संख्या इसकी 70 हो गई। फिर बी है, पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या लिखनी है अपने को। तो देखो सोमवार को हो गई 52, 52, मंगलवार को 40, बुधवार को 30, गुरुवार को 40, फिर शुक्रवार को 50, शनिवार को 60 और रविवार को 40। सबको जोड़ देते हैं। तो देखो 40 और 60 100, 50 150, 150 और 40 150 और 40 190 और 30 ये हो गए 220, 220 और 40
हो गए 260, 260 और 50 तो ये हो गया 300, 260 और 50 हो गया 310 और फिर ये 12, यानी टोटल सबको जोड़ेंगे तो कितने पौधे हो जाएंगे? 312 पौधे हो जाएंगे। फिर सी है, अधिकतम संख्या में पौधे खाली जगह को लगाए गए तथा न्यूनतम संख्या में पौधे खाली जगह को लगाए गए। तो ज़्यादा पौधे कब लगाए भाई? तो सबसे बड़ी बिल्डिंग 60 की है, तो सबसे ज़्यादा पौधे आपको कब लगाए थे? शनिवार को लगाए। कब लगाए? शनिवार को। तो यहाँ आएगा शनिवार को, ठीक है। और सबसे न्यूनतम पौधे कब लगाए गए? तो सबसे छोटी बिल्डिंग बुधवार की है ना, तो यहाँ लिखेंगे बुधवार को। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है? आपके अनुसार इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है? सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में अधिक पौधे क्यों लगाए गए तथा अन्य दिनों में कम पौधे क्यों लगाए गए? क्या आप इसके संभावित कारणों या उनके स्पष्टीकरण के विषय में कुछ सोच सकते हैं? आप किस प्रकार यह प्रयास करेंगे और पता लगाएंगे आपके स्पष्टीकरण सही है? तो देखो, ये विद्यालय में ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि आप क्या अनुमान लगाएंगे कि ये कभी अधिक लगा रहे हैं, कभी कम लगा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सोमवार को 52 लगाए, ठीक है। तो सोमवार को हो सकता है कि भाई उनको इकट्ठा करके समझाया हो कि हमें पौधे लगाने हैं, उनको मोटिवेट किया हो, तो स्टार्टिंग में उन्होंने 52 पौधे लगा दिए। फिर संख्या कम हो गई, ठीक है, फिर संख्या और कम हो गई, तो अध्यापकों को शायद ये लगा हो कि वापस जो है बच्चे डीमोटिवेट हो गए, इनको चलो वापस पौधे का महत्व समझाते हैं। तो वापस उन्होंने पौधों का जब महत्व समझाया तो वापस पौधों की संख्या बढ़ने लगी, ठीक है। और शनिवार को सबसे ज़्यादा पौधे लगाएं, फिर रविवार को कम क्यों लगाएं? क्योंकि इस छुट्टी का दिन था तो बच्चे कम आए होंगे, इसलिए उन्होंने कम पौधे लगाए। तो ये इसका उत्तर हो सकता है, वैसे लिखना जरूरी है नहीं, ये अपने माइंड से ही उत्तर लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न 10। अंतिम प्रश्न 11 है, भारत में बाघों टाइगर्स की संख्या 1900 से 1970 के बीच काफ़ी कम हो गई है ना। यानी कि भारत में जो बाघ है वो 1900 में अच्छे खासे थे, लेकिन जब 1970 आया तो उनकी संख्या बहुत कम हो गई। भारत में बाघों के बचाव के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया। 2000 में प्रारंभ करते हुए भारत में बाघों की यथार्थ संख्याएं ज्ञात होना प्रारंभ हो गई। सगुप्ता और दिव्या ने भारत में 2006 और 2022 के बीच बाघों की संख्याओं के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की। यानी इन दोनों ने पता लगाया कि 2006 से 2022 में जो बाघों की स्थिति है वो क्या रही होगी, उन्होंने वो जानकारी इकट्ठा की। सूचनाओं को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के बाद अंकित किया। उन्होंने इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी बनाई जो नीचे दी गई है, ठीक है, तथा इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक दंड आलेख बनाया। ये रहा हमारा दंड आलेख। परंतु इस आलेख में कुछ गलतियां हो गई। क्या आप इन गलतियों का पता लगा सकते हैं, इन्हें ठीक कर सकते हैं? चलो पहले हमें पता भी लगाना है, फिर ठीक भी करना है। तो पता लगाते हैं। चलो पहले देखो, 2006 में कितने थे? 1400 बाघ थे। 2010 में 1700 बाघ, 2014 में 2200, 2018 में 3000 बाघ थे और 2022 में 3700 बाघ थे। अब हम इस आलेख को देखते हैं। 2000 में 1400, तो देखो 2006 में 1400 थे, लेकिन यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर 1000 आ रहा है, और ये जो बिल्डिंग है वो 1000 से कम है, जबकि कितनी होनी चाहिए? 1400 पर होनी चाहिए। तो शायद इस बिल्डिंग को हमें आगे ले जाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इस बिल्डिंग जो है वो थोड़ी छोटी है। यानी पहली मिस्टेक क्या है? हाँ, ग्राफ में गलतियाँ हैं। जैसे 2006 में बाघों की संख्या 1400 है, 1400 है, परंतु ग्राफ में कम है, इसलिए ग्राफ को हमें सही करना पड़ेगा। फिर 2010 में 1700 है, तो देखो 2010 कहाँ गया? तो यहाँ पर ये रहा हमारा 2010, और 2010 में आपके हैं 1700, तो लगभग 1700 होगी। देखो यहाँ पर 2000 से कम है, तो लगभग यहाँ पर ये 1700 हो सकती है, ठीक है। फिर 2014 में देखो, 2014 में कितनी होनी चाहिए? 2200 होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो ये रहा 2014, जबकि ये है कहाँ है? कितनी?
ये लगभग 3000 के आसपास है, जबकि कितनी होनी चाहिए थी, 2200 होनी चाहिए थी, यानी लगभग ये बिल्डिंग यहाँ होनी चाहिए। तो इस बिल्डिंग को आप यहाँ से कम कर देना, ये यहाँ तक ही रहेगी, इसको हटाना है आपको, ठीक है। चलो ये 2200 होगी। तो उत्तर में यहाँ पे 2014 में बाघों की संख्या 2200 है, परंतु ग्राफ में अधिक है, ये मिस्टेक हमने पकड़ ली। फिर 2018 में 3000, तो देखो यहाँ 3000 है और 2018 में देखो यहाँ भी मिस्टेक हो गई है ना, कम आ गई, जबकि 2018 तक आनी चाहिए। तो चलो इस बिल्डिंग को हम 18 तक लेके आ जाते हैं, ये 3000 तक लेके आ जाते हैं, आ गई। तो मिस्टेक क्या है, 2018 में बाघों की संख्या 3000 है, परंतु ग्राफ में कम है। तो ये हमें मिस्टेक पकड़नी थी, हमने इस मिस्टेक को पकड़ लिया, गलतियों को पकड़ लिया और दंड आलेख खींचकर इसको हमने सही भी कर लिया। यहाँ से हम इसको कॉपी में सही से बना सकते हैं, ठीक है। चलो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना। थैंक यू।